Hello students, welcome back to you all SST classes of RDS group of school. This video is for class 8 and today I will continue the chapter number 6, Weavers, Iron Smelters and Factory Owners, part 3 in history. So now today's topic is Indian textiles in European markets. We have already discussed in a previous day about the different types of uh, textures, designs, and which cloths were using at that time, like muslin, chintz, corsets. So next start is how Indian textile in European markets. So by the early 18th century, worried by popularity of Indian textiles. अर्ली 18th सेंचुरी में जो इंडियन टेक्सटाइल की पॉपुलैरिटी थी वो बहुत ही ज़्यादा वरीड थी। मीन्स बहुत ही ज़्यादा लोग चिंतित थे किन चीज़ों को लेकर के। टेक्सटाइल, वूल एंड सिल्क मेकर्स इन इंग्लैंड बिगन प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द इम्पोर्ट ऑफ इंडियन कॉटन टेक्सटाइल। तो ये मेनली ये प्रोटेस्ट हो रहा था किसके अगेंस्ट, जो कि इंडियन इंपोर्ट ऑफ इंडियन कॉटन टेक्सटाइल। किस चीज़ को लेकर के? इंडिया से कॉटन टेक्सटाइल को इंपोर्ट करने के लिए लेकर के हो रहा था। इन 1720s द ब्रिटिश गवर्नमेंट इनैक्टेड a legislation banning the use of printed cotton textiles chintz in England। उस टाइम पर ये जो इंग्लैंड के लोग थे ये इंडिया की कॉटन टेक्सटाइल को इंपोर्ट करने के लिए इसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे। देन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक लेजिस्लेशन बैन किया, इनैक्ट किया। क्या 1720s में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लेजिस्लेशन बैनिंग कर दी। और क्या बैन किया? द यूज़ ऑफ प्रिंटेड कॉटन टेक्सटाइल। जो प्रिंटेड कॉटन टेक्सटाइल था उसका, जिसे कि चिन्स कहा जाता था इंग्लैंड में, उसे इन्होंने बैन कर दिया। इंटरेस्टिंगली दिस एक्ट वाज नोन एज द कैलिको। इसे फिर किस नाम से जाना गया? कैलिको एक्ट के नाम से जाना गया। At this time, textile industries had just begun to develop in England। उस टाइम पर जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ थी वो इंग्लैंड में डेवलप हो रही थी। अनेबल टू compete विद इंडियन टेक्सटाइल, और कोई भी इसे compete नहीं कर पा रहा था इंडिया की टेक्सटाइल के साथ। इंग्लिश प्रोड्यूसर्स वांटेड अ सिक्योर मार्केट within the country by preventing the entry of Indian textiles। और जो इंग्लिश के प्रोड्यूसर्स थे वो चाहते थे कि जो उनकी मार्केट है वो सिक्योर हो जाए जहाँ से इंडिया की एंट्री होती है, मींस एंट्री ऑफ इंडियन टेक्सटाइल। द फर्स्ट टू ग्रो अंडर गवर्नमेंट प्रोडक्शन। इस तरह से पहला ऐसा अंडर गवर्नमेंट प्रोटेक्शन एक्ट था जो कि कैलिको एक्ट था। द कैलिको प्रिंटिंग इंडस्ट्री वो बनाया गया। इंडियन डिज़ाइंस वर नाउ इमिटेटेड एंड प्रिंटेड इन इंग्लैंड ऑन वाइट मुस्लिन और प्लेन अनब्लीच्ड इंडियन क्लॉथ्स। और चूँकि इंडिया की जो डिज़ाइंस थी वो अब पूरी तरीके से इमिटेट कर दी गई थी एंड प्रिंटेड इन इंग्लैंड। और जो इंग्लैंड था वो वाइट मुस्लिन मीन्स प्लेन क्लॉथ पर वो प्रिंट कर रहा था। अनब्लीच्ड टेक्सटाइल मीन्स प्योर प्लेन कॉटन पर कर रहा था, जो कि किससे मिलता था? जो कि एक इंडिया का क्लॉथ था। कंपटीशन विद इंडियन टेक्सटाइल्स ऑल्सो लेड टू सर्च फॉर टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन इन इंग्लैंड। ये जो कंपटीशन था इंडियन टेक्सटाइल से, ये एक टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन भी लाया इंग्लैंड में। इन 1764 द
In 1764, the spinning jenny was invented by John Kay, which increased the productivity of traditional spindles. 1764 में स्पिनिंग जॉय ने इन्वेंट किया जो कि किसने किया? जॉन काय ने किया एंड which the invention of steam engine and productivity of traditional spindles कहा गया है। ऐसे पिन और रॉड जो होती है उससे उस तरीके से यूज़ किया जाता था एज ए टेक्नोलॉजिकली बेस्ड, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। द इन्वेंशन ऑफ द स्टीम इंजन बाय रिचार्ड ऑकराइट, और जो इन्वेंशन था स्टीम इंजन का वो रिचार्ड ऑकराइट के द्वारा किया गया था। इन 1786 रिवॉल्यूशनाइज्ड कॉटन टेक्सटाइल वीविंग, जिससे कि 1786 में इससे कॉटन की टेक्सटाइल वीविंग होती थी। क्लॉथ कुड नाउ बी वुवन इन इमेंस, और जो क्लॉथ्स थे वो भी मेनली बहुत ही ह्यूज बेस पर, इमेंस मीन्स ह्यूज और वास्ट बेसिस पर इसे किया जाता था। देन एंड चीपली टू, और ये क्वांटिटी में तो बहुत ज़्यादा होता था और चीपली भी होता था। सो स्पिनिंग जेनी, व्हाट इज स्पिनिंग जेनी? This is a machine by which a single worker could operate several spindles on to which thread was spun. When the wheel was turned, all the spindles rotated. So next para is, however, Indian textiles continued to dominate world trade till the end of the 18th century. Indian textile कॉन्टीन्यूसली डोमिनेट कर रहा था पूरे वर्ल्ड ट्रेड को, और 18th सेंचुरी की एंड तक उसने ये पूरा चेंजेस पूरे डोमिनेट कर दिए थे। यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज, यूरोपियन की जो ट्रेडिंग कंपनीज थी लाइक डच, द फ्रेंच एंड द इंग्लिश मेड इनॉर्मस प्रॉफिट्स, इनॉर्मस मीन्स ह्यूज प्रॉफिट्स आउट ऑफ द फ्लॉरिशिंग ट्रेड। फ्लॉरिशिंग ट्रेड मीन्स फ्लावरी, बहुत ही फ्लॉरिश तरीके से। तो ये जो प्रॉफिट था ये ट्रेड का बहुत ही बढ़ता जा रहा था। दीज कंपनीज परचेज्ड कॉटन, ये कंपनीज कॉटन परचेज कर रही थी, एंड सिल्क टेक्सटाइल्स इन इंडिया बाय इम्पोर्टिंग सिल्वर, और सिल्क टेक्सटाइल इंडिया में क्या कर रही थी? इम्पोर्टिंग कर रही थी सिल्वर का। बट एज यू नो व्हेन द इंग्लिश, एज यू नो चैप्टर 2, व्हेन द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी गेन्ड पॉलिटिकल पावर इन बंगाल, जब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में अपनी पॉलिटिकल पावर को गेन कर लिया था, इट नो लॉन्गर हैड टू इम्पोर्ट प्रीशियस मेटल, तब ये बहुत ज़्यादा प्रीशियस मेटल्स को इम्पोर्ट नहीं कर सकता था। इंस्टेड दे कलेक्टेड रेवेन्यूज, देन इन लोगों ने रेवेन्यू कलेक्ट करना स्टार्ट किया, किससे? पीजेंट्स और ज़मींदार से, एंड यूज्ड दिस रेवेन्यू टू बाय इंडियन टेक्सटाइल, और मेनली इसका जो यूज़ किया रेवेन्यू का, इन्होंने इंडिया के टेक्सटाइल को खरीदने का किया। Is that clear, class? I hope everybody has understood this topic. We can see this map also. Weaving centers 1500 to 1750. So weaving centers जो थे, ये स्टार के पॉइंट्स आपको जो भी दिख रहे हैं ये प्लेन वाइट के क्लॉथ्स के थे, एंड चेक्स ये आप सिंबल देख रहे हैं, दिस इज़ द चेक एंड स्ट्राइप्स की चीज़ें यहाँ पर मेनली सेटअप होती थी। चिन्स, ये जितना भी आप ये पार्ट देख रहे हैं ये सारा का सारा आपका चिन्स है, और सिल्क के भी ये ट्रायंगल शेप में सिल्क से हैं।
सो वेयर वर द मेजर सेंटर्स ऑफ वीविंग इन द लेट 18th सेंचुरी। तो ये लेट 18th सेंचुरी में जहाँ जहाँ पर ये वीविंग होती थी सेंटर्स में, उनकी डिटेल्स है इंडिया में। इज दैट क्लियर क्लास? नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज हु वर द वीवर्स। ये वीवर्स कौन थे? वीवर्स ऑफन बिलोंग टू कम्युनिटीज दैट स्पेशलाइज्ड इन वीविंग। वीवर्स ऐसी कम्युनिटीज़ को कहा जाता था जो स्पेशली वीविंग कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। देयर स्किल्स वर पास्ड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। और ये जो स्किल्स होती हैं इन लोगों की, ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक जाती हैं। देन द ताँती वीवर्स, वीवर्स ऑफ बंगाल। आपने ताँत सुना होगा कि ताँती की साड़ी, ये आपकी बंगाल में बहुत ज़्यादा फेमस है। तो इसे बंगाल के वीवर्स जो हैं वो बनाते हैं। द जुलाहाज और मोमिन, जुलाहा होते हैं वीवर्स, ठीक है क्लास। तो नॉर्थ इंडिया के लोग इसे जुलाहा कहते हैं ताँती को। एंड सेल कई कोलार एंड देवांग्स ऑफ साउथ इंडिया एंड आर सम ऑफ द कम्युनिटीज़ फेमस फॉर वीविंग। तो ये जो आप देख रहे हैं ये वीविंग की कम्युनिटीज़ हैं, लाइक ताँती वीवर्स, जुलाहास और मोमिन वीवर्स इन नॉर्थ इंडिया, सेल कई कोलार इन साउथ इंडिया आर सम ऑफ द कम्युनिटीज़ फेमस फॉर वीविंग। ये ऐसी कम्युनिटीज़ हैं जो इंडिया में फेमस है। द फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन वॉज स्पिनिंग। अब फर्स्ट स्टेप जो है वो प्रोडक्शन का है और इस स्टेज में स्पिनिंग से वर्क होता था। अ वर्क डन मोस्टली बाय वुमेन। और इसमें सबसे ज़्यादा जो वर्क करती थी वो मोस्टली लेडीज़ ही करती थी, मीन्स वुमेन करती थी। द चरखा एंड द तकली। आपने सुना होगा महात्मा गांधी जी के बारे में कि वो चरखा और तकली लेकर के बैठे रहते थे और थ्रेड बनाते थे। सेम एज द थ्रेड वॉज स्पन ऑन चरखा एंड रोल्ड ऑन द तकली। क्या किया जाता है? थ्रेड को स्पिन किया जाता था। स्पिन करने के बाद किसमें किया जाता था? चरखा में किया जाता था और फिर तकली से इसे रोल कर दिया जाता था। When the spinning was over, the thread was woven into cloth by the weaver. जब ये स्पिनिंग से बुनाई हो जाती थी, वीविंग हो जाती थी, देन ये किसके थ्रू की जाती थी? वीवर के थ्रू ही की जाती थी। इन मोस्ट कम्युनिटीज़ वीविंग वॉज अ टास्क डन बाय मैन। ये एक जो वर्क था वीविंग का, ये बहुत बड़ा टास्क था मैन के लिए। फॉर कलर टेक्सटाइल। अब आते हैं कलर टेक्सटाइल में। द थ्रेड वॉज डाइड बाय द ड्रायर। जो थ्रेड होते थे वो ड्रायर के पास डाई करने के लिए दे दिए जाते थे। नोन एज रंगरेज, उन्हें रंगरेज कहा जाता था। द फॉर प्रिंटेड cloth, the weavers needed the help of specialist block printers known as चिपिगार्स। अब हमने डाई किया हुआ सब पढ़ लिया। अब नेक्स्ट है आपका ये जो क्लॉथ्स होते थे प्रिंटेड, वीवर्स को इनके नीड की हेल्प होती थी ऑफ स्पेशलिस्ट ब्लॉक प्रिंटर्स, जो कि प्रिंटर्स के ब्लॉक्स बनाते थे जिन्हें कि चिपिगार्स कहा जाता था। हैंडलूम वीविंग and the occupations associated with it proved livelihood for millions of Indians. So I hope everybody has understood this topic. Now next topic is the decline of Indian centers, कि कैसे इंडिया के जो टेक्सटाइल सेंटर्स थे वो डिक्लाइन हुए। The development of cotton industries in British affected textile producers of India in several ways. Cotton industries ने ब्रिटिश में इफ़ेक्ट किया
एंड टेक्सटाइल प्रोड्यूसर्स जो थे इंडिया में, उन्हें क्या कर रहे थे, ये डेवलप कर रहे थे. फर्स्ट इंडियन टेक्सटाइल्स नाउ हैड टू कम्पीट विथ ब्रिटिश टेक्सटाइल्स. पहला ये था कि इंडियन टेक्सटाइल्स जो थी वो ब्रिटिश टेक्सटाइल से क्या कर रही थी, अब कम्पीट कर रही थी इन द यूरोपियन एंड अमेरिकन मार्केट्स, जो कि यूरोपियन और अमेरिकन मार्केट्स भी थे. देन सेकेंड, एक्सपोर्टिंग टेक्सटाइल टू इंग्लैंड. अब इंग्लैंड तक जो सप्लाई थी डिफ़िकल्ट, इंक्रीजिंगली डिफ़िकल्ट, since very high duties were imposed on Indian textile imported into Britain. तो सेकेंड ये था कि जो भी चीज़ें एक्सपोर्ट हो रही थी इंग्लैंड को, ऑल्सो बिकेम इंक्रीजली, और ये दिन पर दिन क्या हो रहा था, बढ़ रहा था. एक्सपोर्ट टेक्सटाइल एक्सपोर्टिंग हो रही थी एंड इम्पोज ऑन इंडियन टेक्सटाइल इम्पोर्टेड इनटू ब्रिटेन. लेकिन ये जो इंडिया की टेक्सटाइल थी ये ब्रिटेन इम्पोर्ट कर रहा था. बाय द बिगनिंग ऑफ द 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरी की स्टार्टिंग में इंग्लिश मेड कॉटन टेक्सटाइल. अब ये पहले तो इंडिया से ही ये कलेक्शन कर रहा था. अब देखिए जब वो खुद बनाने लगे तो इंडिया में ऑब्वियसली कोई ख़रीदता ही नहीं था. इंग्लिश के पीपल क्या करने लगे कि जो कॉटन टेक्सटाइल था उन्होंने सक्सेसफुली आउटसेट में बनाना सीख लिया. एंड Indian goods from the traditional markets in Africa. Thousands of weavers in India were now thrown out of employment. अब इस तरीके की हरकत से क्या हुआ, इंडिया में जो एम्प्लॉयमेंट था वो ख़त्म हो गया, धीरे धीरे जाने लगा. यूरोपियन कंपनीज स्टॉप्ड बाइंग. यूरोपियन की जो कंपनीज थी उन लोगों ने इसे ख़रीदना मना कर दिया था. इंडियन गुड्स आर देयर अब ये एजेंट्स नो लॉन्गर गेव आउट. और इंडियन गुड्स जो थे वो ऐसे ही उनके एजेंट गेव आउट नहीं कर सकते थे. देन एडवांसेस टू वीवर्स टू सिक्योर सप्लाईज. डिस्ट्रेस्ड वीवर्स रोड पिटिशंस टू द गवर्नमेंट. डिस्ट्रेस्ड वीवर्स जो थे वो गवर्नमेंट को हेल्प के लिए पिटिशंस लिखने लगे, अपने लेटर्स लिखने लगे. बट वर्स वॉज स्टिल टू कम. लेकिन ये जो आने की कमी थी ये हमेशा बनी रही. बाय द 1830s में ब्रिटिश कॉटन क्लॉथ फ्लडेड इन इंडियन मार्केट्स. धीरे धीरे 1830s में ब्रिटिश की जो ये कॉटन का काम था ये इंडिया की मार्केट में बहुत तेज़ी से बाढ़ की तरह बढ़ने लगा. इनफैक्ट बाय द 1880s और 1880s में 2/3 ऑफ ऑल द कॉटन क्लॉथ्स worn by Indian were made of cloth produced in Britain. 1880s तक 2/3 ऑफ जो लोग थे वो मोस्टली सारे कॉटन क्लोथ्स को पहनने लगे थे जो कि इंडिया के थ्रू बनाया गया था, ऑफ क्लॉथ प्रोड्यूस्ड इन ब्रिटेन. दिस अफेक्टेड नॉट ओनली स्पेशलिस्ट वीवर्स. ये जो अफेक्शन था ये अफेक्ट कर रही थी जो चीज़ें वो सिर्फ वीवर्स को ही नहीं कर रही थी, इवन स्पिनर्स को भी कर रही थी. Thousands of rural women who made a living by spinning cotton thread were rendered jobless. और thousands of rural women जो थी वो जॉबलेस होती जा रही थी. हैंडलूम वीविंग डिड नॉट कम्प्लीटली लाई इन इंडिया. और हैंडलूम वीविंग का भी जो था इंडिया में वो भी पूरी तरीके से ख़त्म होता हुआ दिखा. दिस वॉज बिकॉज सम टाइप्स ऑफ क्लोथ्स कुड नॉट बी सप्लाइड बाई मशीन्स. देन ये ऐसा इसलिए था क्योंकि जो टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स थे ये मशीन के थ्रू सप्लाई नहीं हो सकते थे. हाउ कुड मशीन्स प्रोड्यूस साड़ीज़. अब मेनली अभी बात आती है कि कैसे
बिना मशीन से प्रोड्यूस साड़ीज एंड इंडिकेट बॉर्डर्स और क्लोथ्स विथ ट्रेडिशनल वुवन पैटर्न्स। अब कैसे इसमें मशीन से प्रोडक्शन करके साड़ीज़ का इंट्रिकेट करके बॉर्डर्स पर डिफरेंट पैटर्न्स के लिए बुनाई के लिए सीखते थे। दीज हैड अ वाइड डिमांड, जिसकी ये डिमांड जो थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। नॉट ओनली amongst the rich but also amongst the middle classes। अब इसकी जो डिमांड थी वो सिर्फ और सिर्फ रिच की नहीं, इवन मिडिल क्लास की भी थी। नॉर डिड द टेक्सटाइल manufacturers in British produce the very coarse clothes used by the poor people in India। अब क्या था, अब मैन्युफैक्चरर्स जो थे वो ब्रिटिश प्रोड्यूस द वेरी कोर्स, तो ब्रिटेन के लोग प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दिए थे क्लॉथ्स का, यूज बाय द पुअर पीपल इन इंडिया, जो कि पुअर पीपल इसे यूज़ करते थे। देन यू मस्ट हैव हियर्ड ऑफ शोलापुर इन वेस्टर्न इंडिया एंड मदुरा इन साउथ इंडिया। मीन्स आपने शोलापुर के बारे में सुना होगा जो कि वेस्टर्न इंडिया में है, और मदुरा के बारे में सुना होगा जो साउथ इंडिया में है। देन दीज टाउन्स इमर्ज्ड एज इम्पॉर्टेंट न्यू सेंटर्स ऑफ वीविंग। ये जो टाउन्स थे क्या हो रहे थे, ये सेंटर्स वीविंग के लिए बनाए जा रहे थे। ये मेनली इम्पॉर्टेंट सेंटर्स थे जो कि बाद में ड्यूरिंग द नेशनल मूवमेंट, जब नेशनल मूवमेंट हुआ, महात्मा गांधी अर्ज पीपल टू बॉयकॉट इम्पोर्टेड टेक्सटाइल एंड यूज़ अ हार्ड स्पन एंड हैंड वुवन क्लॉथ। तो महात्मा गांधी जी अर्ज कर रहे थे लोगों से कि बॉयकॉट इम्पोर्टेड टेक्सटाइल्स, की जो इम्पोर्टेड टेक्सटाइल है इसे बॉयकॉट करिए, इसका बहिष्कार करिए। एंड यूज़ हैंड स्पिन, और हैंड स्पिन का यूज़ करिए जिससे कि हाथों से ही बुनाई हो सके। एंड हैंड वुवन क्लॉथ। खादी ग्रेजुअली बिकेम अ सिंबल ऑफ नेशनलिज्म। खादी नाम सुना होगा आपने, रेगुलरली ग्रेजुअली बिकेम अ सिंबल ऑफ नेशनलिज्म, ये एक सिंबल है नेशनलिज्म ऑफ इंडिया का। देन it was put at the center of the tricolor flag of the Indian National adopted in 1931। 1931 में नेशनल कांग्रेस ने इसे अडॉप्ट किया। मीन्स किसे, पुट एट द सेंटर ऑफ द ट्राई कलर फ्लैग। किस कलर के फ्लैग के साथ हुआ, ट्राई कलर के फ्लैग के साथ हुआ। देन व्हाट हैपेंड टू द वीवर्स, उस टाइम पर वीवर्स का क्या हुआ। एंड स्पिनर्स हु लॉस्ट देयर लिवलीहुड, तो जो स्पिनर्स थे वो क्या हो रहे थे, वो अपना लिवलीहुड खो रहे थे। मैनी वीवर्स बिकेम एग्रीकल्चरल लेबरर्स, मोस्टली जो वीवर्स थे वो एग्रीकल्चरल लेबर्स थे। सम माइग्रेटेड टू सिटीज इन सर्च ऑफ वर्क, उस टाइम पर जो लोग थे वो माइग्रेट हो रहे थे वर्क सर्च करने के लिए, कहाँ पर, अर्बन एरियाज की तरफ। एंड येट अदर्स went out of country to work in plantations in Africa and South America। and जो अदर्स थे वो कंट्री के बाहर जा रहे थे, किस चीज़ के लिए, प्लांटेशन करने के लिए अफ्रीका में एंड साउथ अमेरिका में। सम ऑफ दीज हैंडलूम वीवर्स, कुछ हैंडलूम वीवर्स थे जो कि खुद भी एक नए न्यू कॉटन मिल में काम ढूंढ रहे थे। दैट वाज इस्टेब्लिश इन बॉम्बे, इसके बाद बॉम्बे इस्टेब्लिश हुआ, अहमदाबाद, शोलापुर, नागपुर एंड
कानपुर. So in present time number 1 फर्स्ट नंबर पर आपकी जो है कॉटन टेक्सटाइल कंपनी, जहाँ पर मेनली वीविंग का वर्क होता था. सो दीज आर द मेन कॉटन मिल्स to established at that time. So I hope everybody has understood this topic. Now thank you and have a nice day everyone.